नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके व्याकरण का एक टॉपिक अलंकार। आपके व्याकरण में 8 अलंकार थे, जिनमें से 3 अलंकार हटा दिए गए हैं। विभावना, अभी है समासोक्ति, अन्योक्ति, प्रतीप और व्यतिरेक। जिनमें से प्रतीप और व्यतिरेक अलंकार के विषय में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे अन्योक्ति अलंकार और समासोक्ति अलंकार। ये दोनों एक साथ पढ़ाने का आशय केवल इतना ही है कि इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है और इनमें अंतर प्रायकर पूछा भी जाता है, इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ पढ़ाने के पक्ष में हूँ। तो पहले हम पढ़ेंगे अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति जैसा कि इसके नाम से ही विदित है। सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो अन्योक्ति से आता है अन्य प्लस उक्ति। अन्य मतलब दूसरा और उक्ति माने बात, अर्थात ऐसी बात जो कही किसी दूसरे से जाए लेकिन वो किसी और के लिए लागू होती हो। जैसे कि सास जब बहू को कुछ समझाना चाहती है तो वो बहू को नहीं कहती है सीधा, बल्कि अपनी बेटी को कहती है। पहले बेटी के माध्यम से वो बहू को समझाती है और बेटी भी बखूबी समझती है इस बात को कि मेरी माँ मुझे नहीं कह रही है बल्कि भाभी को कह रही है, इसलिए वो बुरा भी नहीं मानती। तो ये क्या हुई? अन्योक्ति। इसकी परिभाषा देख लीजिए। काव्य में जहाँ अप्रस्तुत के वर्णन के साथ प्रस्तुत का बोध कराया जाए। अप्रस्तुत और प्रस्तुत का मतलब क्या है? यहाँ पर प्रस्तुत तो वो जो प्रसंग का विषय है और अप्रस्तुत जो प्रसंग का विषय नहीं है परंतु उसके बारे में बात की जा रही है। तो वही बात हो गई ना। अभी अप्रस्तुत कौन है? नंद। और प्रस्तुत कौन है? भाभी। तो प्रसंग का विषय कौन है? भाभी। उसको समझाना चाहते हैं, इसलिए वो प्रस्तुत है। अर्थात कोई बात किसी से कही जाए और किसी दूसरे पर लागू होती हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। ये इसकी परिभाषा हुई। अब 1-2 उदाहरणों के साथ समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। पहला उदाहरण देखिए। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। यानी कि देख तो कहीं और रहे हैं लेकिन निशाना कहीं और ही लगा रहे हैं। तो कौन सा अलंकार हुआ? अन्योक्ति अलंकार हुआ। जिसको देखा उसको निशाना नहीं बनाया, लेकिन जिसको देखा नहीं उसको निशाना बना दिया। तो लागू किस पर हुई? निशाने पर। और कहीं किससे गई? निगाहों से। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखो। करी फुलेल को आचमन, मीठो कहत सराह। बिहारी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। नीति के दोहे जो बिहारी ने लिखे हैं उनमें अन्योक्ति अलंकार आपको बहुतायत से मिल जाएगा। उन्हीं में से एक दोहा है, करी फुलेल को आचमन, मीठो कहत सराही। फुलेल क्या होता है बच्चों? फुलेल कहते हैं इत्र को। इत्र अर्थात अपन जो शरीर पे लगाते हैं ना सुगंध के लिए, फुलेल का अर्थ है इत्र, खुशबू। तो करी फुलेल को आचमन, आचमन माने पीना। मीठो कहत सराही। बिहारी जी इत्र वाले के माध्यम से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इत्र वाले को? कि हे इत्र वाले, तू अपना इत्र किन को दिखा रहा है? जो उसको पी जाते हैं, आचमन कर जाते हैं उसका, और ऊपर से कहते हैं बहुत मीठा है साहब, बहुत मीठा है। जबकि इत्र जो होता है वो मीठा नहीं होता है, वो हल्का सा तीखा होता है और वो पीने की चीज़ भी नहीं होता। आगे देखो। रे गंधी मति मंद तू इतर दिखावत काय। तो हे गंधी, हे इत्र बेचने वाले। गंधी कौन होता है? इत्र बेचने वाला। तो कहते हैं बिहारी जी कि हे इत्र बेचने वाले, तू मति मंद है, तेरे में बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, तेरी बुद्धि अत्यंत क्षीण है, कम है। मंद माने क्षीण, मति माने बुद्धि। इतर दिखावत काहि, तू ऐसे लोगों को इत्र दिखा रहा है, ऐसे लोगों को इत्र बेच रहा है जिनको उसकी कीमत ही नहीं पता, जो जानते ही नहीं कि यह किस काम आता है। अब इस इत्र बेचने वाले और लोगों के माध्यम से बिहारी जी कहना क्या चाह रहे हैं?
लोगों के लिए कहना चाह रहे हैं कि जो समझदार लोग, ज्ञानी लोग, गुणीजन लोग अपनी गुण की बातें, अपने प्रवचन ऐसे लोगों के मध्य जाकर कहते हैं जिन्हें उन प्रवचनों का महत्व ही पता नहीं है, तो उन लोगों के बीच में जाकर कहने से क्या फ़ायदा। तो ये उक्ति कही तो किससे गई है? इत्र वाले से, लेकिन लागू किन पर हो रही है? गांव के लोगों पर। तो मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बिहारी जी के और भी बहुत सारे दोहे हैं जो कि अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण हैं, आपने पढ़े भी होंगे। जबानी बता देती हूँ मैं आपको मौखिक रूप से। एक दोहा है उनका बहुत प्रसिद्ध, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये प्रसिद्ध इस दोहे का अर्थ तो ये है कि अभी इस कली में ना तो पराग पैदा हुआ है और ना ही इसमें अभी शहद पैदा हुआ है, ना इसमें अभी कोई खुशबू है। अभी तो ये कली पूरी तरह से खिली भी नहीं है। परंतु हे भंवरे, अली अर्थात भंवरा, हे भंवरे तू अभी से ही इस कली के अंदर बंद हो जाना चाहता है, तो आगे क्या होगा? इस कली का ये कैसे विकसित हो पाएगी? इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी राजा सवाई जयसिंह को समझाना चाहते हैं। जब उनकी शादी हुई, वो काफ़ी प्रौढ़ावस्था में थे, कई सारी शादियां उन्होंने की थी, विवाह किए थे, और जब वो काफ़ी प्रौढ़ावस्था में पहुंच गए थे तो उन्होंने एक षोडशी कन्या से, 16 वर्ष की कन्या से विवाह किया था। और उस नवोढ़ा रानी के प्रेम में इतने लिप्त रहते थे कि वो अपना राजकाज ही भूल गए थे, अपनी प्रजा को संभालना भूल गए थे। तब बिहारी जी ने ये दोहा लिख के उनके पास पहुंचाया था और उनको समझाने का प्रयत्न किया था कली और भंवरे के माध्यम से कि ये जो तुम्हारी पत्नी है अभी ये नवविकसित कली की तरह है, अभी तो इसका विकास भी नहीं हुआ और अभी से ही तुम इसके प्रेम में इतने डूब रहे हो, तो जब ये पूर्ण विकसित हो जाएगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा। और राजा जयसिंह तुरंत समझ गए और उन्होंने अपनी भूल का सुधार भी कर लिया। तो ये अन्योक्ति का प्रभाव होता है कि लोग, जो उक्ति जिस व्यक्ति से कही जा रही है, जिस माध्यम से कही जा रही है उस व्यक्ति से, वो व्यक्ति उसको समझ जाता है और अपनी भूल का सुधार कर लेता है। अब दूसरे अलंकार पर चलते हैं अपन, समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति अलंकार, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ समास प्लस उक्ति। समासिक पद अपन जानते हैं किन्हीं बड़े पदों को छोटे कर देते हैं, उनके बीच के अक्षरों का, शब्दों का लोप कर देते हैं, तो वो समास बन जाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, तो ये क्या हुआ? और शब्द का लोप हो गया, तो उसको छोटा कर दिया पद को, वो समासिक पद कहलाता है। तो इसी तरह से कोई बात जब बड़ी बात को छोटे में समझा के कहा जाए, संक्षेप में कही जाए उक्ति, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? समासोक्ति अलंकार होता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ प्रस्तुत के वर्णन में विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए। प्रस्तुत का वर्णन अर्थात जो प्रसंग का विषय है, अभी बताया था प्रस्तुत का अर्थ होता है जो प्रसंग का विषय है। जो प्रसंग का विषय है उसका वर्णन किया जा रहा है, परंतु समझाया किससे जा रहा है? जो अप्रस्तुत है, जो प्रसंग का विषय नहीं है, उसका ज्ञान कराया जा रहा है, तब वहाँ कौन सा अलंकार होगा? समासोक्ति अलंकार होगा। देखिए उदाहरण, कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित भई सांझ कलानिधि जोई। तो अब यहाँ पर प्रस्तुत तो क्या है? कुमुदनी। कुमुदनी क्या होती है? कुमुदनी एक फूल होता है जो शाम के समय खिलता है, जब चंद्रमा उदय होता है तब वो फूल खिलता है, और रात गुजरने के बाद जब चंद्रमा डूब जाता है, अस्ताचल को चला जाता है और सूर्योदय होने वाला होता है, तब वो फूल बंद हो जाता है। तो इसलिए कुमुदनी प्रसंग का विषय है। और कलानिधि, कलानिधि किसको कहते हैं? चंद्रमा को। तो कुमुदनी और चंद्रमा के माध्यम से उनके, ये दोनों ही प्रसंग का विषय हैं और इनके वर्णन के द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जा रहा है। अप्रस्तुत यहाँ पर क्या है? नायक और नायिका। कुमुदनी नायिका का प्रतीक है और कलानिधि अर्थात चंद्रमा किसका प्रतीक है? नायक का प्रतीक है। कवि कहना चाहता है कि जिस तरह से चंद्रमा को देखते ही कुमुदनी खिल उठती है, प्रफुल्लित हो उठती है, उसी तरह से शाम के समय नायक को देखने पर नायिका प्रफुल्लित हो उठी। तो गुणीजन इसका क्या अर्थ लगाएंगे कि नायिका नायक को देखते ही प्रसन्न हो गई। तो ये अप्रस्तुत का बोध हो गया, उसका ज्ञान हो गया हमको, जबकि वो यहाँ पर प्रसंग का विषय नहीं था। प्रसंग का विषय था कुमुदनी और चंद्रमा। एक और उदाहरण देखो,
सुहृदय जन के कंठ का जो हार होता, मुदित मधुकरी का जीवनाधार होता। वह रंगीला फूल धूल में अब जा पड़ा है, नियति नियम तेरा भी बड़ा कड़ा है। सुहृदय जन यानी जिनके हृदय अच्छे हैं, अच्छे मन वाले, अर्थात सज्जन लोग। सज्जन लोगों को ही हम कंठ में हार पहनाते हैं, दुर्जनों को तो कोई भी नहीं पहनाता। तो कवि कहना चाह रहा है कि जो सज्जन लोगों के हृदय का हार होता, उनके कंठ में पहनाया जाता, मुदित मधुकरी का जीवनाधार होता। मधुकरी अर्थात भंवरा, भ्रमर। फूल को देखकर भ्रमर जो है वो मुदित हो जाता है, उसका मन प्रफुल्लित हो उठता है, खुश हो जाता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है। उसका जीवन का आधार ही कौन है? फूल है, क्योंकि वो फूल से ही तो पराग लेता है और अपना पेट भरता है। तो कवि कह रहे हैं कि मुदित मधुकरी के जीवन का आधार होता, वो उसके जीवन का आधार होता, वो उस पुष्प से पराग लेकर अपना पेट भरता। वह रंगीला फूल धूल में अब जा पड़ा है। वही रंगीला पुष्प, ये रंगीला क्या है इसका यहाँ पर? ये विशेषण है फूल का। फूल की विशेषता बता रहा है कि फूल बहुत ही सुंदर है, रंग बिरंगा है, और वही फूल अब डाली से टूटकर कहाँ गिर गया है? धूल में गिर गया है। तो हे नियति, तेरा नियम जो है वो बड़ा ही कठोर है। जो फूल किसी के गले में डाला जा सकता था, गले की माला में डाला जा सकता था, किसी के जीवन का आधार हो सकता था, वो फूल अपनी डाल से टूटकर जमीन में पड़ा हुआ है, धूल में मिल गया है। ये इसका प्रासंगिक अर्थ है, प्रस्तुत वर्णन है ये इसका, ये अभिधा है। लेकिन व्यंजना में कहाँ जा रहा है इसका अर्थ? व्यंग्यार्थ क्या है इसका? कि ये रंगीला फूल जो है वो किसी कुल का दीपक था, कोई जवान लड़का था जिसकी मृत्यु हो गई है। तो वो अपने परिवार के जो वृद्ध लोग थे, उनके जीवन का, वो अपनी पत्नी के जीवन का आधार होता और अपने वृद्ध लोगों के बुढ़ापे की लाठी होता, उनका सहारा होता। लेकिन आज वो नियति के नियम के कारण कहाँ पर पड़ा हुआ है? धूल में पड़ा हुआ है, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये समासोक्ति अलंकार है कि जो प्रस्तुत है उसके द्वारा जो प्रस्तुत नहीं है, जो अप्रस्तुत है, जो प्रसंग का विषय नहीं है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इस तरह जो अलंकार होता है वो समासोक्ति अलंकार होता है। तो आशा करती हूँ आपको अन्योक्ति और समासोक्ति दोनों अलंकार अच्छे से समझ में आए होंगे और इनका अंतर भी समझ में आया होगा। अपनी जिज्ञासाओं के लिए, अपने प्रश्नों के लिए आप मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।